नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बात करते हैं आज अपने सीईटी के बारे में। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा, जो आज एक कंपलसरी एग्ज़ाम हो चुका है कई सारे अलग दूसरे पेपर के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और 40% जो क्राइटेरिया है ये परेशान करता है स्टूडेंट्स को काफ़ी, और उसके अंदर भी तब ज़्यादा परेशान करता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं। जैसे इंग्लिश को अवॉइड करना चाहते हैं हम, या जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती हम उसको अवॉइड करते हैं। इंग्लिश हुआ, कईयों को मैथ अच्छी नहीं लगती तो मैथ को अवॉइड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और शायद हमें तब भी क्लियर नहीं थे और आज भी क्लियर नहीं है। इसका कारण ये है कि हम उसको हमेशा से छोड़ते आए हैं। तो अब आज देखो, इसके अंदर हम बात करें सीईटी के जनरल इंग्लिश के कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जहाँ पे आर्टिकल है, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है। ये सब वही टॉपिक हैं जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और यही हमारे सीईटी के एग्ज़ाम में भी है। अब देखिए 40% का क्राइटेरिया जो इस बार गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है एग्ज़ाम पे, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ है। तो जाहिर सी बात है हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। और ऐसी चीज़ जो बहुत ही ऐसे मान के चलो कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से भी हम क्वेश्चन इसके सही कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही भाई ये कहें कि बेबुनियाद होगा कि हम इसको कर रहे हैं या इसको छोड़ रहे हैं। कि आर्टिकल है, जैसे ए एन दी के यूज़ है। अब ए एन दा का यूज़ तो हम स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं, या डिटमिनर है, सम एनी, मच मैनी, ये सब के सब हम हर एग्ज़ाम में हम देखते हैं। चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, चाहे सीईटी का कह लो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लगती है, तो ये कॉमन टॉपिक होते हैं। आर्टिकल है, डिटमिनर है, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, ये सब वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और ये मान के चलो कि अगर हम अपने नोट्स बनाएं इसके, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 पेज के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अगर सटीक मैटर सटीक अपने इसको बनाएं तो। अदरवाइज़ तो जैसे टेंस है तो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। अब हमें देख इसमें क्या करना है कि इसमें कोई विद्वान नहीं बनना है भाई, कोई अब हम स्पेशल इंग्लिश की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें पात्रता परीक्षा पास करनी है। उसके लिए हमें जितना ज़रूरी है हम उसको कर लेंगे। भाई आर्टिकल है तो हमें बेसिक सा नॉलेज है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा टफ पूछते भी नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हमें ये एग्ज़ाम प्रेशर होता है या एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि पता नहीं इसके अंदर हम जो कर रहे हैं या हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। इस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, जबकि होता वही है जो बेसिक जानकारी हमने पहले पढ़ी है या हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जा रहे हैं। अब देखो आर्टिकल है तो ए एन द बेसिक सी चीज़ें हैं भाई, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है। हम इन टॉपिक्स के बारे में तो बात करेंगे जब हम इनको करेंगे, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। तो देखो डिटर्मिनर है वही सम है, एनी है, मच है, मैनी है, फ्यू है, ए फ्यू, द फ्यू, या लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। वर्ड हमने सुन रखे हैं, लेकिन वो आर्टिकल में है कि डिटर्मिनर में है, ये हमें ध्यान नहीं होता। तो जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे हम एक एक चीज़ जो है इसको कवर कर लेंगे। अब बात रही सेकंड आपका है टेंस। टेंस जो है या सीक्वेंस ऑफ टेंस है। अब कई तो ऐसे भी कंफ्यूज होंगे कि टेंस जब दे रखा है तो सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या चीज़ है। अब देखिए टेंस जो होता है एक क्लोज में कंप्लीट हो जाता है। जैसे एक लाइन बोलूँ मैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब इसमें फ्लाई वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंस के अंदर एक ही वर्ब है। जबकि सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा क्लोज आएंगे, 2 क्लोज आगे, एक में वर्ब दे रखी है, जैसे मान लो पास्ट की कोई वर्ब दे रखी है, और दूसरा क्लोज है, हम उसको ये देख के उसमें वर्ब भरेंगे कि पहले कौन सा टेंस है। जैसे पास्ट आ रहा है तो दूसरे में भी पास्ट की वर्ब आएगी। या फिर जैसे मान लो इसके अंदर हम बात करें कि कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस
आजकल टेंस के अंदर ही, इसी के अंदर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं कि कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा क्लोज होता है उसके अंदर वर्ब भरनी होती है। जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो हम इनको डिटेल से करेंगे। और इसके बाद में बात करें वॉइस की, एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। अब हम क्या होता है, हमें देखो एक्टिव से पैसिव मान लो स्कूल टाइम ने पहले सीख लिया, या हम अब जब जैसे पढ़ के जा रहे हैं तब सीख लिया, लेकिन एग्ज़ाम में मान लो पैसिव से एक्टिव दे दिया तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि अब ये क्या आ गया, क्योंकि हमने हर जगह पे एक पिक्चर सेट कर ली होती है कि इस तरह से आएगा और हम इसको ऐसे चेंज कर देंगे। जबकि एग्ज़ाम में जैसे थोड़ा बहुत अगर उसको मैटर को डिफ़िकल्ट करना है उन्होंने, तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक्टिव से पैसिव हमें टेंस, एक और बात है, जैसे टेंस के अंदर या इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस में सीखना हमें वर्ब ही है। ये सारा का सारा खेल जो है वर्ब का है। वर्ब जो है वो अगर सीख लेते हैं तो हर जगह काम आएगी आपकी, एक्टिव पैसिव में भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, सारा खेल वर्ब का है। आगे पीछे का जो भी है, जैसे एक चार्ट होता है एक्टिव पैसिव में भी और नरेशन में भी। अब होता क्या है कि जितनी भी हमारी टेंस की वर्ब है वो किस में चेंज हो रही है, एक्टिव पैसिव के अंदर या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। अगर हमें वो चार्ट याद होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चार्ट नहीं है भाई, आधे आधे पेज के अगर करें अपने लिखें तो आधे आधे पेज में ख़त्म हो जाते हैं, तो उतना ही काम होता है। अगर हम उस वर्ब के चार्ट को याद करते हैं तो अगर बात करें सीईटी जैसे एग्ज़ाम की, तो हो सकता है उस आधे पेज के काम में आपका ये टॉपिक ही सही हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे होता है कि इसके अंदर जैसे सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस ऑलमोस्ट सबको आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस सबको आते हैं, लेकिन इसके बाद में जैसे कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, तो अगर उनकी जानकारी नहीं है तो हम उन सेंटेंस को कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमें इसको पढ़ते टाइम सिंपल है या इम्पेरेटिव है या उससे आगे बढ़कर कुछ ऐसे सेंटेंस है जो हमें करने पड़ेंगे। तो इसमें नरेशन हो गया, नरेशन को इसको या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक और वर्ड बोलते हैं जैसे रिपोर्टेड स्पीच, या एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है स्पीच नाम से। तो रिपोर्टेड स्पीच है या नरेशन है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कुछ कह लो, बात एक ही है, टॉपिक एक ही है, मैटर एक ही है। इसके बाद में बात करें अपने प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन आपने हमेशा पढ़ रखा है क्लासेस में, स्कूल टाइम में, शायद 6th क्लास से 7th क्लास से, जिसके अंदर आपके सिंपल जैसे इन है, ऑन है, अपॉन है, विद है, बिहाइंड है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नाउन से पहले रखने होते हैं। ये मान के चलो कि प्रीपोजिशन को हम नाउन से कनेक्ट करते हैं, तो ये वो वर्ड्स हैं जो आप वहाँ पे रखेंगे और उस सेंटेंस को प्रीपोजिशन के द्वारा कंप्लीट करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आपको इतना आसान वर्ड कई बार नहीं देते हैं, जैसे मान लो कि कंफ्यूज करके देते हैं भाई। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन विद आएगी और वहाँ पे टू आ गई, या फिर आपको जैसे लगता है ऑन आना है और वहाँ पे अपॉन आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इसको जब प्रीपोजिशन को करेंगे, इस टॉपिक को, तब इसको डिटेल से करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और यकीन मानिए इतना टफ नहीं होता इसको करना कि आप इसको एग्ज़ाम में गलत कर रहे हो। अब ये जैसे टॉपिक है आपका ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। अब देखो इतना इसके अंदर लेंथ इसको बना दिया इसको कि कॉमन इंग्लिश सेंटेंस। अब अपने सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या है, जबकि इसमें है क्या, एक सिंपल लाइन आती है और उसको ट्रांसलेट करना होता है। हमें तो करना भी नहीं होता, एग्ज़ाम में किया होता है, हमें तो सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। तो इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, और इसी को ये कहते हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम हिंदी से इंग्लिश हो गया, इंग्लिश से हिंदी हो गया, यही विपरीत क्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ से टॉपिक आपके जो स्टार्ट होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, या फिर जैसे इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड है, ये सब आपके वोकैब के टॉपिक हैं। वोकैब जो है वो आपकी डेली प्रैक्टिस पर ऐसे मान लो कि उसमें सुधार होगा। हम इसको याद नहीं कर सकते भाई, या ये कह सकते हैं कि हम इसको समझ नहीं सकते हैं, समझ के करने वाला काम नहीं है। एंटोनिम, सिनोनिम हुआ, वन वर्ड हुआ, हम इसे डेली के डेली क्या करेंगे कि लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ये धीरे धीरे अपने आप ही अपने हैबिट में आ जाएंगे।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डिक्शनरी में माइंड में 100 वर्ड जो हैं या 1000 वर्ड हैं या 5000 वर्ड है, कितने स्टोर हो सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद में जैसे कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज ये दे रखा है, तो ये डिपेंड करता है भी एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है, क्योंकि सीईटी में 12 से 15 क्वेश्चन आने होते हैं, तो आपके ऑलरेडी इतने टॉपिक हैं इसके अंदर 12-15 क्वेश्चन, 12-15 टॉपिक, जिसके अंदर से एक एक क्वेश्चन भी अगर करें तो अपने उसके अंदर डिटेल से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि 12-15 टॉपिक है, 12-15 इसके अंदर क्वेश्चन आने हैं, तो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है और इसके अंदर भी एक ही क्वेश्चन बनेगा शायद। तो पैसेज के अंदर हमें 4 लाइन 5 लाइन जितनी भी दी जाए उसको पढ़ के और ये करना होता है। उसके बाद में देखो ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म, और जैसे हिंदी वर्जन दे रखा है, ये हिंदी वर्जन इसलिए दे रखा है कि हिंदी का वर्ड है कि परिभाषिक शब्दावली, आपने सुना होगा कि परिभाषिक शब्दावली जो है एक वर्ड है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा कि परिभाषिक शब्दावली में एक वर्ड आएगा, उसका हमें ट्रांसलेशन करना होता है, या फिर उल्टा, जैसे अभी मैंने एक्टिव पैसिव में बताया था कि या तो ऑप्शन वाला काम ऊपर क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाला काम ऑप्शन में, तो इस तरह से दे रखा होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है वहाँ पे कि परिभाषिक शब्दावली का कौन सा शब्द जो है वो कैसे आ जाए। इस सिंपल सा एक वर्ड आना होता है और हम उसको अगर हमें याद है तो हम उसको कर लेते हैं, अदरवाइज़ वही बात है कि वर्ड्स जो हैं वो कितने भी है डिपेंड करता है कि आपकी डिक्शनरी में कितने स्टोर हो सकते हैं। अब बात करें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, इनफॉर्मल लेटर्स की। ऑफिशियल लेटर आपने सुन रखा है कि ऑफिशियल कह लो या फॉर्मल कह लो, जो किसी भी डिपार्टमेंट को लिखे जाते हैं वो सारे के सारे ऑफिशियल लेटर होते हैं। डेमी ऑफिशियल क्या होता है कि अर्ध सरकारी बोलते हैं इनको, जो एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को लिखते हैं वो डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, जो हम इनफॉर्मल कह लो चाहे पर्सनल कह लो एक ही बात है, जो हम किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को, उनको लिखते हैं, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। और इसके बाद में बात करें तो एडियम और फ्रेजेस। एडियम और फ्रेजेस जो है ये भी वोकैब का पार्ट है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा पार्ट है, वोकैब का पार्ट है। अब वन वर्ड में क्या होता है, जैसे एक लाइन दे, जैसे द स्टडी ऑफ ह्यूमन या द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब इसको एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे या क्या लिखेंगे, तो इसको जैसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब होता क्या है, या तो एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन में मिल गया और नीचे आपको ऑप्शन में मिल गया द स्टडी ऑफ मैनकाइंड या द स्टडी ऑफ एलियन, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो सेलेक्ट अपने को करना होता है। अगर अपने को वर्ड ध्यान है तो अपने कर लेते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर नहीं आता है। तो यही चीज़ है कि हमें वोकैब के अंदर तो डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी डिक्शनरी के अंदर, हमारी डिक्शनरी में, माइंड की डिक्शनरी में जितने वर्ड स्टोर हो गए वो वहाँ पर एग्ज़ाम में अपने हेल्प करते हैं, अदरवाइज़ हम इन टॉपिक को नहीं कर पाते हैं। तो जैसे भी पॉसिबल होगा, जैसे जैसे हम करेंगे, जितनी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो है आपको हम करवाएं, याद करवाएं। और ये जो है जितने भी टॉपिक हैं, चाहे थ्योरी है चाहे इसकी प्रैक्टिस है, हम सारे एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।